हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं और यह सीरीज नंबर 13 है, जिसमें आज हम लोग साइटोलॉजी का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम साइटोलॉजी का अर्थात कोशिका का पार्ट 1 को डिस्कस किए थे। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। अभी तक हम 1 से लेकर 12 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी के विभिन्न टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और यह आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो या फिर जेपीएससी का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए यह जो टॉपिक है, यह जो सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज साइटोलॉजी का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन में है कोशिका भित्ति, लवक, डिक्टियोसोम, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका में अर्थात प्लांट सेल में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पाया जाता है। तो ये तीनों कोशिका भित्ति, लवक और डिक्टियोसोम, ये तीनों के तीनों प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन में है ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। इस पुस्तक को लिखने का कार्य किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन थे? इन्होंने ही सबसे पहले 1665 में अर्थात 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल का सबसे पहले खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह पुस्तक है जो जिन्हें लिखने का कार्य किसने किया? रॉबर्ट हुक। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन में है प्रोटीन की, लिपिड तथा प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। तो यह जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, यह बनी होती है किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कार्बनिक यौगिक, ठीक है, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन में है प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। तो प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वह है कौन सा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो है इसे हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इसका नामकरण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब? 1839 ईस्वी को। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। यह जो होता है एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी और लसलसा और वजनदार पदार्थ होता है, वजन युक्त होता है। ठीक है, जीव द्रव्य जो अर्थात जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका 99% जो भाग है वह 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन है 76%, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 2.5%। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, यदि तत्व पूछ दे, जैसे वहां यौगिक पूछा था ना, उसी प्रकार पूछ दे कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। 76% ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वाटर। 80% इसका जो है सिर्फ और सिर्फ जल होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म में जो है सबसे ज्यादा 80% वाटर होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा डीप में जाके, वह है क्या कि जीव द्रव्य में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेशियो है वह क्या है? तो वह है 19:81। अर्थात 19 प्रोटोप्लाज्म में 19 पार्ट में अर्थात 19/81 का क्या हुआ? 19/81 का मतलब हुआ कि प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि 19 है तो उसमें 81 पाए जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है? तो यह कहा था प्रोफेसर हक्सले ने। किसने कहा था? प्रोफेसर हक्सले ने बताया था कि जो जीव द्रव्य है अर्थात प्रोटोप्लाज्म है वह जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, क्लियर है। और जीव द्रव्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। ये आपका क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था?
ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो तरल मोजेक मॉडल है किसने दिया था? ऑप्शन में है डेनियल व डॉवसन ने, रॉबर्टसन ने, सिंगर व निकोलसन ने, कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल दिया था किसने? सिंगर व निकोलसन ने। यह उसका फिगर है किसका? जो कोशिका झिल्ली है उसका तरल मोजेक मॉडल इस प्रकार से था और इसे देने का कार्य किया था सिंगर व निकोलसन ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला का मुख्य कार्य है, अर्थात जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन में है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा करना, चयनात्मक व अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना। तो कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन का यह तीनों काम है। वह क्या करता है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, इसके अलावा वह कोशिकाओं की सुरक्षा भी देता है और कोशिका झिल्ली यह निर्धारित करता है कि कोशिका से क्या चीज बाहर जाएगा और क्या चीज अंदर आएगा। ठीक है, यह सेल है तो इसके बाहर जो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, और यह झिल्ली ही डिसाइड करता है कि कोशिका से क्या चीज बाहर जाएगा और क्या चीज अंदर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। कोशिका झिल्ली में क्या होता है? यह जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? यह तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है और जंती कोशिका का यह सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। अभी बताया आपको कि यह डिसाइड करता है क्या बाहर जाएगा और क्या अंदर आएगा। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का द्वारपाल अर्थात वॉचमैन ऑफ सेल कहा जाता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसे वॉचमैन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन को वॉचमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, क्यों? जिस तरह से वॉचमैन का कार्य होता है कि घर से कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर रहा है, इसकी निगरानी करना, उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली यह निर्धारित करता है कि सेल से क्या चीज बाहर जाएगा और क्या चीज अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थ को ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन में है फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस व फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कौन सा वर्ड पहले है। ठीक है, तो क्या है? अंदर करना और तरल पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसने जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया किसको? प्रोटोप्लाज्म को। अभी बताया था आपको कि प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का भौतिक आधार बताया था। यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, कोशिका ही एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके बिना। और जीव प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया है? तो पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य की खोज किसने की जिसने जीव द्रव्य को 1835 ईस्वी में सारकोड नाम दिया था? ऑप्शन में है डुजार्डिन ने, हक्सले ने, पुरकिंजे ने, रॉबर्ट हुक ने। तो जीव द्रव्य की खोज जो है किसने किया? तो खोज तो किया था पुरकिंजे ने, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डीप में जाकर देखिए। जीव द्रव्य को 1835 में सारकोड नाम दिया, यह किसने किया था? तो यह किया था आपका डुजार्डिन ने। क्या किसने किया था? डुजार्डिन ने। सिंपल यदि पूछे जीव द्रव्य की खोज किसने की तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। लेकिन जीव द्रव्य का नामकरण जो है सारकोड दिया था डुजार्डिन ने। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी और इसका नाम दिया था सारकोड, और पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो क्वेश्चन को समझते हुए इसका आंसर करें। नेक्स्ट है जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन में है जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटोप्लाज्म में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ के बारे में पूछा जाए तो वह जल है। कितना परसेंट है? 80% के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट है जीव द्रव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन में है पुरकिंजे, हुक, स्वान एवं ब्राउन ने। तो जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म जो नाम है 1837 ईस्वी में दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1839 भी मिलेगा। ये डेट देखिए अंतर इसलिए रहता है क्योंकि इन लोग का जो थ्योरी होता है अलग अलग देश के पेपर में अलग अलग समय में छपता है। जैसे इंग्लैंड में जो या इनका जर्नल होता है
दूसरे समय में निकलता है, अमेरिका में दूसरे समय में निकलता है। तो ये डिपेंड करता है बुक वाले ने रेफरेंस कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कभी कभी हिंदी में सूत्र कणिका बोला जाता है। ठीक है, इसलिए, और यह वर्ड जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए यदि कभी मिल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या गलत है। ऑप्शन में है, कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा, अल्टमान ने इसे वायोप्लास्ट कहा, बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। तो इसमें से क्या गलत है? तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, क्या सारे के सारे सही हैं? ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई नहीं, अर्थात सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल का चक्र पाया जाता है। इनमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन में है राइबोसोम, मिजोसोम, लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। तो यह जो चक्र है यह संपन्न होता है आपका मिजोसोम में। कहाँ पे होता है? मिजोसोम में इसका यह जो क्रिया है संपन्न होता है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका आकृति इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है केलिकर ने किया था। किसने किया था? केलिकर ने किया था। कहाँ पे किया था? कीटों की मांसपेशियों में किया था। तो ऑप्शन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने और कहाँ किया? तो खोज किया सर्वप्रथम केलिकर ने। कहाँ पे किया था? कीटों की मांसपेशियों में किया था। ठीक है, अल्टमैन इस रचना को बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अल्टमैन ने इसका रचना जो है बायोप्लास्ट के नाम से दिया था और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। नाम यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी बेंडा ने दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है भीतरी भाग दोहरी झिल्ली से बना होता है। इसके अंदर की ओर एक अंगुलीनुमा संरचना होता है। यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से जिग-जैग करके अंगुलीनुमा संरचना है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो है, ये देख रहे हैं, यह जो है क्रिस्टी है। क्या है? क्रिस्टी है। ठीक है, क्रिस्टी के अंतर्गत क्या होता है? ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 का ऑक्सीकरण अर्थात दहन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहीं से एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है? हम जो ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में जो क्रिस्टी पाया जाता है, यहीं पे इसका दहन होता है। ठीक है, और इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह, क्योंकि यहीं से हमको पावर मिलता है, यहीं से पावर जनरेट होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और यहीं से ऊर्जा निकलता है, लेकिन थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया का किस भाग में ग्लूकोज का अर्थात इसका ऑक्सीकरण होता है, दहन होता है, तो वह भाग है क्रिस्टी। क्या है? क्रिस्टी। क्लियर है? और इसी के कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है? और क्या है? डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। डीएनए जो है आपका केंद्र में तो पाया ही जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और साथ साथ लवक में भी जो है आपका डीएनए पाया जाता है। किसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस या ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है? ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा अर्थात कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन में है केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका क्या आंसर होगा आप लोग खुद समझ गए होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कॉइन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है अल्टमान, सी बेंडा, कोलिकर और एफ म्यूइस ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किया था किसने? अल्टमान ने किया था, अल्टमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में जो क्रेब्स चक्र होता है वह कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में पाए जाने वाले किस भाग में यह क्रिया संपन्न होता है? ऑप्शन में है मैट्रिक्स में, क्रिस्टी पर, बाहरी झिल्ली पे और अंतर झिल्ली में। तो यह जो क्रिया संपन्न होता है यह होता है आपके मैट्रिक्स में। कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में। ये देखिए मैट्रिक्स है, ठीक है। यह जो अंगुलीनुमा संरचना होता है उसका जो हरा हरा वाला भाग है इसे मैट्रिक्स कहते हैं, और यहीं पे क्रेब्स चक्र की जो है क्रिया संपन्न होती है। यह काफी डीप क्वेश्चन है, खासकर पीसीएस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र क्या है, यदि इसे आप जानना चाहते हैं तो इसका पूरा वीडियो जाके आप हमारे एप्लीकेशन में देख सकते हैं। मामूली सा आपको इसमें फी लगेगा जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो कहाँ पे संपन्न होता है, मैट्रिक्स में, जो कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ऑप्शन में है मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में, एफकन में, बाहरी झिल्ली में। तो इसका जो एटीपी का जो निर्माण होता है यह होता है एफकन में। कहाँ पे होता है, एफकन पे। ये वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये है एफकन, ठीक है। यहीं पे किसका एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे एफकन बोलते हैं, एफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव है, अर्थात मानव कोशिकाओं में कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में है तंत्रिका कोशिका में, लाल रक्त कोशिकाओं में, डब्ल्यूबीसी में, यकृत कोशिकाओं में। तो आप लोगों को जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्यों, उसमें केंद्रक भी नहीं होता है। नेक्स्ट है डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन में केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको बताया था न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट अर्थात लवक में, प्लास्टिड्स में भी डीएनए पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।